हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने जो वाद्य यंत्र टॉपिक शुरू किया था, आज उसी टॉपिक को हम आगे पढ़ाते हैं। और आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो वाद्य यंत्र के दो मुख्य प्रकार और जो बच गए थे वो पढ़ेंगे, जो कि कौन से अवनद और दूसरे कौन से सुशीर वाद्य यंत्र। क्लियर है? तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम कौन से वाद्य यंत्र पढ़ने वाले हैं, तो अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र पहली ही क्लास में जब मैं प्रकार बता रहा था तब मैंने बता दिया था कि अवनद वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें चमड़ा मढ़कर उनको बजाया जाए। कैसे बजाया जाए? चमड़ा मढ़कर उनको क्या किया जाए? बजाया जाए। क्लियर है? अब इस अवनद वाद्य यंत्र में जो सबसे पहले जो हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे वो वह वाद्य यंत्र पढ़ेंगे जो कि किस आकृति के होते हैं? डमरू की आकृति के। कैसी आकृति के होते हैं? डमरू की आकृति। क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर हमने पहले कभी पढ़ा था तो वहां पर तो हमने डायरेक्ट वाद्य यंत्र पढ़ लिए थे, आप कैसे बता रहे हो डमरू की आकृति के लिए? तो यही तो हल्का सा चेंज है। वहां पर आप अलग अलग पढ़ते थे, यहां पर एक क्रोनोलॉजी के साथ में पढ़िए तो आप कभी भी मर जाओ तो ये चीजें कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है? तो डमरू की आकृति के वाद्य यंत्र। डन। आपके सामने चार फोटो दे रखे और ये चारों ही फोटो अगर आप देखोगे तो चारों ही कैसे लग रहे हैं? डमरू के जैसे। ठीक है? सुनना, डमरू तो कौन सा है? ये बीच वाला। ठीक है? जो कि इस समस्त ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन क्या है? वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, जिस वाद्य यंत्र का उपयोग कौन करते हैं? महादेव। कौन करते हैं? महादेव। मगर जब भी हम मंदिरों में जाते हैं वहां पर जो भी बच्चे अगर साथ में हो तो बच्चों के खिलौनों के रूप में डमरू तो जनरली इतना बड़ा होता है, मगर डमरू से छोटी आकृति का एक डमरू होता है जो कि बच्चे क्या करते हैं? उसको अपने खेलने के लिए यूज करते हैं। या फिर जब अपन छोटे थे तो एक अंकल आते थे जो माथे पे एक बड़ा सा टोपला लेके आते थे जिसमें बहुत सारा हरमाल का सामान होता था जो, और जब अपन छोटे थे तो हमारे कुछ खिलौने भी उनमें होते थे और जो वो उस समय एक छोटा सा डमरू बजाते हुए आते थे, अगर हम उसे डमरू कहते हैं तो हम क्या है? गलत है, क्योंकि डमरू से छोटी आकृति का उसी आकृति जैसा जो वाद्य यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? डुगडुगी। क्या कहते हैं? डुगडुगी। क्लियर है? तो डमरू से छोटी आकृति के वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? डुगडुगी। कैसा होता है? तो डमरू से छोटी आकृति। छोटी आकृति। अब डमरू से छोटी आकृति होवे तो क्या है? डुगडुगी। अगर डमरू से बड़ी आकृति का डमरू जैसा ही जो वाद्य यंत्र होता है उसे कहते हैं डेरू। क्या कहते हैं? डेरू। क्या कहते हैं? डेरू। क्या कहते हैं? डेरू। यह डमरू से कैसा होता है? बड़ी आकृति का क्या होता है? वाद्य यंत्र। अगर आपने कभी गंगा मैया की आरती या फिर कोई भी हिंदू नववर्ष की रैली देखी हो तो वहां पर आप एक किसी युवा को देखोगे कि जैसे डमरू तो इतनी सी आकृति का होगा, मगर डमरू जैसा ही एक वाद्य यंत्र होगा जो जनरली इतना बड़ा होगा और वो व्यक्ति बीच रैली में दोनों हाथों से ऐसे करके वो उस डमरू को बजा रहा होगा। अगर उसे आप डमरू कहते हो तो आप गलत हो। वो कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहा है? उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? डेरू। क्या नाम है? डेरू। ठीक है? अब एक बात समझना, राजस्थान के एक लोक देवता है जिनका नाम है गोगाजी चौहान। क्या नाम है? गोगाजी चौहान। गोगा जी की जो फड़ वाची जाती है, क्या? गोगा जी की फड़ वाचन। गोगा जी की फड़ वाचन दो वाद्य यंत्रों के साथ में वाची जाती है और वो कौन कौन से वाद्य यंत्र है? एक तो कौन सा है? डेरू, जो कि अपन ने अभी पढ़ा है। और कौन सा वाद्य यंत्र है? तो मांदल। कौन सा वाद्य यंत्र? मांदल। डेरू और मांदल वाद्य यंत्र के साथ में राजस्थान के कौन से लोक देवता की फड़ वाची जाती है? तो वो लोक देवता कौन है? गोगाजी चौहान। क्लियर है? अब डेरू से बड़ा स्वरूप। ठीक है? अब सीधी सी बात है, मैंने अभी कहा कि भाई डेरू इतना बड़ा होता है और डेरू से बड़ा स्वरूप अगर कोई होगा तो जनरली उसकी इतनी बड़ी तो साइज होगी। उसका नाम है डाका। क्या नाम है? डाका। डाका भी कहते हैं के ऊपर, और एक और नाम आपको मिलेगा डाका। क्या मिलेगा? डाका। ठीक है? अब इतनी बड़ी आकृति का अगर कोई व्यक्ति वाद्य यंत्र अगर यूं करके बजाएगा तो सीधी सी बात है ठुड्डी फूट जाएगी। तो इस कारणवश इस वाद्य यंत्र को पैरों पर रखकर बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है? पैरों पर रखकर, मतलब पैर को ऐसे फोल्ड किया जाता है, उस पर रखा जाता है और फिर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। तो डाका वाद्य यंत्र कैसे बजाया जाता है? पैरों पर रखकर।
पैरों पर रखकर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। बजाया जाता है। क्लियर है? ये समझ में आए? तो डमरू जैसी आकृति के 4 वाद्य यंत्र है। फर्स्ट कौन सा है? डुगडुगी। डुगडुगी से बड़ा स्वरूप क्या होता है? डमरू। डमरू से बड़ा स्वरूप डेरू, और डेरू का बड़ा स्वरूप क्या होता है? तो ढाका। क्या होता है? ढाका। क्लियर है? अगले जो वाद्य यंत्र है वो सुपारी जैसी आकृति के वाद्य यंत्र है। कैसी आकृति के वाद्य यंत्र है? सुपारी जैसी आकृति के वाद्य यंत्र। सुपारी जैसी आकृति। डन। टोटल 3 वाद्य यंत्र है जिनको हमें पढ़ना है। फर्स्ट जो ये फोटो आप देख रहे हो, ये वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा। कौन सा वाद्य यंत्र है? नगाड़ा। क्लियर है? ये जो वाद्य यंत्र है, ये वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका नाम है नौबत। क्या नाम है? नौबत। क्या नाम है? नौबत। और जो ये वाद्य यंत्र आप देख रहे हो, ये भी कैसी आकृति का है? सुपारी जैसी आकृति का है। इसका नाम है दमामा, या फिर इसी को ही क्या कहते हैं? टामक। क्या कहते हैं? टामक। क्या कहते हैं? टामक। ठीक है? तीनों में सिंपल सा डिफरेंस है, थोड़ा सा आप लोग समझना। नगाड़ा जो वाद्य यंत्र होगा, यह हमेशा युगल स्वरूप से बजाया जाएगा। कैसे स्वरूप से? युगल स्वरूप में बजाया जाएगा। और युगल स्वरूप में कौन कौन सा स्वरूप होगा? नर व मादा स्वरूप। कौन सा स्वरूप? नर व मादा स्वरूप। मतलब 2 नगाड़े होंगे, 2 नगाड़ों को अगर संयुक्त रूप से बजाया जा रहा है तो वो क्या हो जाएंगे? नगाड़े। ठीक है? अब जिसमें एक नगाड़ा तो क्या होगा? बड़ा होगा। जो नगाड़ा बड़ा है उसे नर नगाड़ा कहा जाता है, और एक नगाड़ा होगा वो क्या होगा? छोटा, जिसे मादा नगाड़ा कहा जाता है। क्लियर है? संयुक्त रूप से सुपारी जैसी आकृति के अगर वाद्य यंत्र बजाए जाए तो उन्हें क्या कहा जाता है? नगाड़े। क्या कहा जाता है? नगाड़े। नगाड़ों के एक प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार, जिनका नाम है रामकिशन सोलंकी। क्या नाम है? रामकिशन सोलंकी। और रामकिशन सोलंकी का संबंध हमारे एक लोक नाट्य से है, और वो लोक नाट्य कौन सा है? कुचामनी ख्याल। कौन सी ख्याल? कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल से संबंधित। क्लियर है? नाम क्या है इनका? रामकिशन सोलंकी। नगाड़ों किस स्वरूप में बजाया जाता है? तो युगल स्वरूप में। ठीक है? अब नगाड़ों में अगर सिंगल नगाड़ा बजाया जाए और उसकी आकृति हल्की सी क्या हो? बड़ी हो, और फिर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? नौबत। क्या कहा जाता है? नौबत। नौबत का आपके एग्जाम में ले दे के एक ही क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन समझना क्या है? लकड़ी से निर्मित, लकड़ी से निर्मित अर्धचंद्राकार कुंडी पर, अर्धचंद्राकार कुंडी पर बेसे की खाल मढ़कर। किसकी खाल मढ़कर? बेसे की खाल मढ़कर जो वाद्य यंत्र बनाया जाता है, उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? नौबत। क्या नाम है? नौबत। जनरली इसको कहां पर उपयोग में लिया जाता है? तो युद्धों में, युद्धों में, या फिर महलों के बाहर। कहां पर? महलों के बाहर। डन। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार से अर्धचंद्राकार कुंडी होगी जिसकी नॉर्मली हाइट मानी जाती है 2 से 2.5 फुट। उसके ऊपर बड़ा सा वाद्य यंत्र होता है, बड़ी सी कुंडी होगी, उस पर भी बेसे की खाल मढ़ी जाएगी, फिर बांध दिया जाएगा, और फिर जब उसको बजाया जाता है तो उस वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? नौबत। क्या कहते हैं? नौबत। क्या कहते हैं? नौबत। क्लियर है? दमामा या टामक, सुपारी जैसी आकृति का एक विशाल वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र? विशाल वाद्य यंत्र। सुपारी या फिर नगाड़े अपन लिख सकते, नगाड़े जैसी
आकृति का विशाल वाद्य यंत्र जो कि धातु से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? धातु से निर्मित। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि ये दोनों जो वाद्य यंत्र है ये तो जनरली किससे बने हुए? तो लकड़ी से। मगर जो दमामा या फिर टामक होता है वो किससे बना हुआ होता है? धातु से। क्योंकि इसको बनाया ही इसलिए जाता है ताकि गणगौर तरीके से ध्वनि ये क्या करे? उत्पन्न करे। तो इस कारणवश इसको किससे बनाया जाता है? तो धातु से बनाया जाता है। क्लियर है? तो सुपारी जैसी आकृति के कितने वाद्य यंत्र हो गए? 3। कितने हो गए? 3। क्लियर है? कौन से? नगाड़े, नौबत और तीसरा कौन सा है? दमामा या फिर उसको क्या कहते हैं? टामक। अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है मृदंग या फिर इसको कहते हैं पखावज। क्या कहते हैं? पखावज। मृदंग या इसको क्या कहा जाता है? पखावज। यहां से आपके एक ही क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? तो उनका नाम है पुरुषोत्तम दास। क्या नाम है? पुरुषोत्तम दास। प्रसिद्ध पखावज वादक, इनका नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास। क्लियर है? तो पुरुषोत्तम दास का संबंध राजस्थान के किस वाद्य यंत्र से है? तो पखावज से। किससे है? पखावज से। क्लियर है? अब कुछ नहीं होता है जनरली सा, इसमें जो ये बीच वाला जो पोर्शन है ये किससे बना हुआ होता है? लकड़ी से। किससे बना हुआ होता है? लकड़ी से। अगर इसी बीच वाले पोर्शन का आप किसका बना दो? मिट्टी का। किसका बना दो? मिट्टी का। तो यह राजस्थान का एक वाद्य यंत्र बन जाएगा जिसको क्या कहेंगे? मांदल। क्या कहेंगे? मांदल। क्या कहेंगे? मांदल। क्लियर है? तो मांदल के बारे में आप थोड़ी सी चीजें सुनना। मांदल वाद्य यंत्र। अभी मैंने कहा मांदल और मृदंग में बस इतना सा फर्क है कि मांदल में जो ये बीच वाला पोर्शन होगा ये किससे बना हुआ होगा? मिट्टी से बना हुआ होगा। ठीक है? तो पहली लाइन मांदल वाद्य यंत्र में हम यही लिखेंगे कि यह किससे बना हुआ होता है? तो मिट्टी से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? मिट्टी से निर्मित। मिट्टी से निर्मित। राजस्थान में जो जनजाति इसका उपयोग लेती है वो कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। क्लियर है? और उसके बाद में अगर मान लो कि हमें अगर कहीं इस पर मांदल की जरूरत पड़ गई और हमें मांदल लाना है तो हम कहां से ला सकते हैं? तो मांदल के लिए एक प्रसिद्ध गांव भी है जहां पर इसका बहुतायत में निर्माण किया जाता है और उस गांव का नाम क्या है? मोलेला राजसमंद। क्या नाम है? मोलेला राजसमंद। जहां की एक हस्तकला भी प्रसिद्ध है और आप सभी जनों ने बिल्कुल सही नाम लिया। उस हस्तकला का नाम क्या है? टेराकोटा। क्या नाम है? टेराकोटा। मिट्टी की जो मृण मूर्तियां बनाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। टेराकोटा भी कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद। और मोलेला राजसमंद में ही एक वाद्य यंत्र बहुतायत में बनाया जाता है। कौन सा है? मांदल। कौन सा है? मांदल। भील जनजाति मुख्यतः इसको कौन से नृत्य के दौरान उपयोग में लेती है? तो गबरी। कब? गबरी। क्लियर है? वेरी गुड। अगले 2 वाद्य यंत्र दे रखे। इस वाद्य यंत्र का नाम है माठ। क्या नाम है? माठ। अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि गांव में जिस छोटी मटकी में जो खाना बनाया जाता है उस छोटी मटकी को क्या कहते हैं? आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर उसको डेगची कहते हैं। क्या कहते हैं? डेगची। ठीक है? अब देखो डेगची में तो जनरली अपन घर की सब्जी वगैरह बनाते हैं, मगर डेगची का बड़ा स्वरूप होता है जो कि कभी कभी काम आता है, जिसमें अपन बनाते हैं राबड़ी। क्या बनाते हैं? राबड़ी। उसको जनरली अपन क्या कहते हैं? हांडी कहते हैं देसी भाषा में। क्या कहते हैं? हांडी। अगर हांडी पर चमड़ा मढ़ दिया जाए और फिर उसको बजाया जाए तो वह एक वाद्य यंत्र का रूप लेता है और वो वाद्य यंत्र कौन सा है? माठ। कौन सा है? माठ। माठ से आपके एग्जाम में बस एक ही क्वेश्चन आता है कि माठ का उपयोग कब किया जाता है? तो राजस्थान के एक सबसे रूपाले लोक देवता है जिनका नाम है पाबूजी। क्या नाम है? पाबूजी राठौड़। पाबूजी के पवाड़े। पवाड़े का मतलब ये होता है किसी भी वीर योद्धा की वीरता का जो यशोगान किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? पवाड़े। क्या कहा जाता है? पवाड़े। पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ में माठ वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं। गाए जाते हैं।
डन। तो ये वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? माट। ये देखो यहाँ पर आपको फोटो दे रखा है, ठीक है। अगला इस तरफ एक वाद्य यंत्र लिख रखा है, इस वाद्य यंत्र का नाम है ताशा। क्या नाम है? ताशा। क्या नाम है? ताशा। जब भी अभी जैसे शादियों का सीजन चल रहा है तो शादियों में बैंड बाजे बुलाए जाते हैं, तो बैंड बाजों में अलग अलग व्यक्ति के पास में अलग अलग ढोल होता है। एक वो ढोल होता है जो कि दो अंकल, दो भैया उनको पकड़ के बजाते, एक व्यक्ति अकेला ही ढोल बजाए। एक आप किसी व्यक्ति को देखोगे जो कि एक छोटी सी थाली जैसा एक वाद्य यंत्र होगा जो कि गले में टेर रखा होगा और वो खड़े खड़े अकेले ही उस वाद्य यंत्र को बजा रहा है। उस वाद्य यंत्र का नाम है ताशा। क्या नाम है? ताशा। ताशा वाद्य यंत्र मुख्यतः मोहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। कब बजाया जाता है? मोहर्रम के अवसर पर। मुख्यतः मोहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? ताशा। कौन सा वाद्य यंत्र? ताशा। क्लियर है। अगले कुछ वाद्य यंत्र मैं आपको लिखूं। एक तो वाद्य यंत्र है ढोल, तो ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में एक वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम है डफ, और एक वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम क्या है? चंग। क्या नाम है? चंग। अगर आपने कभी डफ या चंग नहीं देखा हो तो सिंपल सी बात ये बताऊं, घर पे जो आटा छानने की छाननी होती है, कभी आप उस छाननी को बजा के देखना, सेम वैसी की वैसी ही एक लकड़ी से निर्मित एक वाद्य यंत्र होता है जिस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? डफ। या फिर ऋषि कपूर का एक गाना जिसका नाम है डफली वाले डफली बजा, वो भी सुन लो, तो उसमें भी वो क्या बजा रहा है? डफली, डफ बजा रहा है। क्या बजा रहा है? डफ, ठीक है। उसके बाद में डफ का जो बड़ा स्वरूप होगा उसको क्या कहते हैं? चंग। क्या कहते हैं? चंग। और डफ नृत्य भी है राजस्थान में और चंग नृत्य भी है। अब इन दोनों नाम के जो नृत्य है, क्या नृत्य, डफ नृत्य और चंग नृत्य, ये तो कहां पर किए जाते हैं? शेखावटी में। कहां पर किए जाते हैं? शेखावटी। क्लियर है? शेखावटी में। डन। उसके बाद में लास्ट एक और वाद्य यंत्र है जिसका नाम है खंजरी। क्या नाम है? खंजरी। क्या नाम है? खंजरी। खंजरी होता कैसा है? डफ जैसा। कैसा होता है? डफ जैसा, मगर एक माइन्यूट सा इसमें क्या होता है? डिफरेंस। समझना। जैसे ये अपन ने मान लो ये क्या है? आपके आटे की छाननी है, ठीक है। अब डफ जो खंजरी होगी वो भी होगी बिल्कुल ऐसी, मगर हल्का सा डिफरेंस ये होगा कि इसमें बीच में क्या होंगे? यहाँ पर छोटे छोटे पतासे लगे हुए होंगे। पतासे नहीं समझे हो तो छोटे छोटे मंजीरे लगे होंगे। क्या लगे होंगे? मंजीरे। डन। अपने बच्चों का जो झुंझुना होता है वो जो कि यू यू करके बजाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? अपन खंजरी कहते हैं। क्या कहते हैं? खंजरी। तो ये वाद्य यंत्र भी कौन से वाद्य यंत्र है? अवनत। कौन से वाद्य यंत्र है? अवनत वाद्य यंत्र। क्लियर है? बड़े आगे। तो ये अवनत वाद्य यंत्र तो आपके क्या हो गए? खत्म। इसके बाद में जो अगले वाद्य यंत्र है वो कौन से हैं? अपने सुशीर। कौन से वाद्य यंत्र है? सुशीर। सुशीर वाद्य यंत्र का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वह वाद्य यंत्र जिनको फूंक देकर बजाया जाए। कौन से वाद्य यंत्र? वह वाद्य यंत्र जिनको फूंक देकर बजाए जाए। क्लियर है? अब ऐसे वाद्य यंत्रों में आपने अगर कोई सा वाद्य यंत्र सबसे पहले देखा है तो वो कौन सा है? बांसुरी। कौन सा है? बांसुरी। ठीक है। तो अब सुशीर वाद्य यंत्र में सबसे जो पहला वाद्य यंत्र आता है वो पहला वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी। कौन सा है? बांसुरी। सुनना, बांसुरी वाद्य यंत्र। ठीक है। बांसुरी जो वाद्य यंत्र होगा इसमें सामान्यतः सामान्यतः 7 छेद होंगे। कितने छेद? 7 छेद। समझना, 1 2 3 4 5 छेद। 6 छेद तो कहां पर होंगे? मुख्य भाग पर। कहां पर होंगे? मुख्य भाग पर। और जो एक छेद होगा ये कहां पर होगा? मुख के पास पे। कुल मिला के कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। क्लियर है? उसके बाद में प्रसिद्ध कलाकार। प्रसिद्ध कलाकार।
पहले जब भी क्वेश्चन आता था तो प्रसिद्ध कलाकार में एक ही व्यक्ति का नाम पूछा जाता था और उनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। क्या नाम है? हरि प्रसाद चौरसिया। मगर अब आपके एग्जामिनर क्वेश्चन चेंज करेगा और अब जाके वो पूछेगा कि पन्नालाल घोष का संबंध राजस्थान के किस वाद्य यंत्र से है। तो आप भी अपडेट हो जाओ, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी वाद्य यंत्र। एक और अन्य कलाकार कौन हो गए? पन्नालाल घोष। कौन हो गए? पन्नालाल घोष। क्लियर है? ये भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है? बांसुरी। कौन सा वाद्य यंत्र है? बांसुरी। डन। उसके बाद में हल्की सी आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है कि 5 छेद वाली जो बांसुरी होती है उसको कहते हैं पावड़ा। क्या कहते हैं? पावड़ा। और 6 छेद की जो बांसुरी होगी उसको कहेंगे रूला। क्या कहेंगे? रूला। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए था। ठीक है। तो प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। एक और कौन है? पन्नालाल घोष। सामान्यतः कितने छेद होते? तो 7 छेद होते। डन। अगला जो वाद्य यंत्र है यह अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है और इस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? अलगोजा। क्या नाम है? अलगोजा। अलगोजा वाद्य यंत्र। ठीक है। फर्स्ट लाइन यही है यहां पर कि यह अपना राज्य क्या है? वाद्य यंत्र। क्या है? राज्य वाद्य यंत्र। अब आप कहोगे कि सर राज्य वाद्य यंत्र होता है तो होता क्या है? ये तो बताओ कैसे बनता है? कुछ नहीं होता है। 2 बांसुरियों को, कितनी बांसुरियों को? 2 बांसुरियों को संयुक्त रूप से जब बजाया जाता है तो वो कौन सा वाद्य यंत्र बन जाती है? अलगोजा। कौन सा? अलगोजा। 2 बांसुरियों को संयुक्त रूप से बजाया जाता है, फिर वो क्या बन जाती है? अलगोजा। क्या बन जाती है? अलगोजा। क्लियर है? और सुनिएगा, अलगोजे के प्रसिद्ध कलाकार। कैसे कलाकार? प्रसिद्ध कलाकार। प्रसिद्ध कलाकार। अभी आपके सामने जिनका फोटो लगा रखा, आप कहोगे कि सर अलगोजा हमने अगर कभी सुना है तो मुख से बजाया जाता है, मगर बादशाह इसको नाक से क्यों बजा रहे? तो ये इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि ये इनकी विशेषता है और इसी कारण इन्होंने राजस्थान में खूब सारी क्या की? प्रसिद्धि हासिल की। और इनका नाम है रामनाथ चौधरी। क्या नाम है? रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी राजस्थान के एकमात्र ऐसे अलगोजा वादक है जो कि अलगोजे को किससे बजाते हैं? नाक से। किससे बजाते हैं? नाक से। रामनाथ चौधरी। रहने वाले कहां के हैं? तो जयपुर का एक गांव है जिसका नाम है पदमपुरा गांव। कौन सा गांव? पदमपुरा गांव। और ये गांव कहां का है? जयपुर। कहां का है? जयपुर। रामनाथ चौधरी की विशेषता क्या है कि ये अलगोजे को किससे बजाते हैं? नाक से। किससे बजाते हैं? नाक से। क्लियर है? ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। एक अन्य कलाकार का मैं नाम आपको बताना चाहूंगा। ठीक है। एक प्रसिद्ध राजस्थान के अलगोजा वादक हुए हैं जिनका नाम है धोंदे खान। क्या नाम है? धोंदे खान। ठीक है। आप कहोगे कि सर हमने तो कभी नाम नहीं सुना, आप क्यों लिख पा रहे हो? कारण ये है कि ये इतने फेमस हुए कि एक बार इनको अलगोजा बजाते हुए कहा जाता है राजीव गांधी ने सुन लिया था, जो कि हमारे पूर्व क्या थे? प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी के क्या है? पिताजी। ठीक है। तो जब धोंदे खान जी को अलगोजा बजाते हुए राजीव गांधी ने देखा तो कहा जाता है कि उनको इतना अलगोजे की आवाज पसंद है कि बतौर धोंदे खान जी को राजीव गांधी ने अपने विवाह का निमंत्रण दिया था और उनके विवाह में भी राजस्थान के एक व्यक्ति अलगोजा बजा के आए थे और वो थे कौन? धोंदे खान जी। कौन थे? धोंदे खान जी। तो इनका नाम भी बतौर याद रखा जाए कि धोंदे खान जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अलगोजा। किससे है? अलगोजा। क्लियर है? और सुनिए, अगला जो वाद्य यंत्र है उस वाद्य यंत्र का नाम है शहनाई। क्या नाम है? शहनाई। शहनाई वाद्य यंत्र। ठीक है। अब समझना, एक तो शहनाई के बारे में फर्स्ट लाइन यही आनी चाहिए, सुशील वाद्य यंत्र में। कौन से वाद्य यंत्र में? सुशील वाद्य यंत्र में
वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई सा वाद्य यंत्र है तो वह कौन सा वाद्य यंत्र है? उसका नाम है शहनाई। कौन सा वाद्य यंत्र है? शहनाई। शहनाई किससे बनी हुई होती है? शीशम की लकड़ी से। कौन सी लकड़ी से? शीशम की लकड़ी से निर्मित। डन। अब सुनिएगा मेरी बात। अगर यहां पर ना लिख रखा, ऊपर अगर मैं ऐसे मात्रा लगा दूं तो कितना बन जाएगा? 9। कितना बन जाएगा? 9। 9 में से 1 कम करो, कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। तो अपने शहनाई में कितने छेद होते हैं? तो इसमें जनरली कितने छेद होते हैं? 8 छेद। कितने छेद होते हैं? 8 छेद। उसके बाद में शहनाई के एक प्रसिद्ध वादक हुए हैं और वास्तविकता में एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे जिनका नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खान। क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खान। प्रसिद्ध वादक कौन है? तो वो है बिस्मिल्लाह खान। कौन है? बिस्मिल्लाह खान। जिनको 2001 में, कब? 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। किससे नवाजा गया? भारत रत्न से नवाजा गया। क्लियर है? कौन है ये? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजा रही है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है? शहनाई। कौन सा वाद्य यंत्र है? शहनाई। डन। अगले आपके सामने 3 वाद्य यंत्र दे रखे हैं, ठीक है। इस वाद्य यंत्र का नाम है मोरचंग। क्या नाम है? मोरचंग। डन। सबसे पहले तो इसके नाम पर जाते हैं कि मोरचंग नाम क्यों। अगर आप इस वाद्य यंत्र को देखोगे तो यह वाद्य यंत्र दिख कैसा रहा है? मोर के मुख जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? मोर के मुंह जैसा दिख रहा है। इस कारणवश इस वाद्य यंत्र का नाम ही क्या रख दिया? मोरचंग। क्या रख दिया? मोरचंग। उसके पश्चात यह राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? सबसे छोटा वाद्य यंत्र है जो कि धातु से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? धातु से निर्मित होता है और यह अंग्रेजों के एक वाद्य यंत्र जैसा दिखता है जिसका नाम है जूस हार्प। क्या नाम है? जूस हार्प। अंग्रेजों के वाद्य यंत्र जूस हार्प जैसा दिखता है, इस कारणवश इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का जूस हार्प। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जूस हार्प। कभी भूल भी जाओ तो यूं याद रखना कि जो मोर होता है वो मोर सांप को खा जाता है, तो यूं समझना कि सांप का जूस किसको पसंद है? मोर को। क्या कहते हैं? जूस हार्प। क्या कहते हैं? जूस हार्प। याद मत रखना, ठीक है। अब सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, किससे निर्मित होता है? तो धातु से निर्मित होता है। कहते क्या है इसको? तो राजस्थान का जूस हार्प कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कहोगे कि सर ये वाद्य यंत्र तो हमें तो घन वाद्य यंत्र जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये किससे बना हुआ है? धातु से बना हुआ है। मगर आप क्यों इसको सुशील वाद्य यंत्र में पढ़ा रहे हो? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इसको बजाया कैसे जाता है, समझना। ये वाला जो पोर्शन है होठों के बीच में रखा जाता है और यहाँ पर जो ये एंटीना है, इस एंटीने को यूं करके फिर उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार इसको बजाया जाता है। अब यही करना होता तो हर कोई व्यक्ति इसको बजा सकता। बहुत सिंपल है। अगर उस एंटीने को यूं करके बजाया जा रहा है, उस समय भी अगर अलग अलग आपको ध्वनि उत्पन्न करनी है इस वाद्य यंत्र से, तो आपकी श्वास पर क्या होना चाहिए? नियंत्रण। क्या होना चाहिए? नियंत्रण। इसके वादन में सबसे अहम रोल जो प्ले करती है वो है अपनी श्वास पर नियंत्रण। श्वास को नियंत्रण करते हुए इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। इस कारणवश धातु से निर्मित होने पर भी अपन मोरचंग को किस में रखते हैं? सुशील वाद्य यंत्र में। क्लियर है? तो कैसे बजाया जाता है? होठों के बीच रखकर, होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। क्लियर है? और वाद्य यंत्र का नाम क्या है? तो मोरचंग। क्या नाम है? मोरचंग। ठीक है। उसके बाद में जो वाद्य यंत्र है, इस वाद्य यंत्र का नाम है मशक। क्या नाम है? मशक। क्या नाम है? मशक। अगर आपने कभी भी आर्मी की परेड देखी हो
तो आर्मी की परेड में एक व्यक्ति चलता है जिसके पास में एक वाद्य यंत्र होता है, जिस वाद्य यंत्र को कहते हैं बैग पाइपर। क्या कहते हैं? बैग पाइपर। एक बैग होता है, बैग में हवा भरी जाती है, उसके साइड में पुपाड़ियां लगी हुई होती है, फिर उसको बजाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बैग पाइपर। अपने राजस्थान वालों ने बैग पाइपर को देखा तो अपने वालों ने कहा कि भाई इसको तो अपन भी बना सकते। तो उसके बाद में जिस भी बकरे की सेवा उठाई गई बलि के नाम पर, उसके बाद में जो उसकी चमड़ी थी, जो उसका चमड़ा था, उस चमड़े, उस खाल को सील कर उसमें पुपाड़ियां लगा दी गई और एक वाद्य यंत्र बना दिया गया। और वो वाद्य यंत्र कौन सा है? मशक। कौन सा वाद्य यंत्र है? मशक। ठीक है, तो दिखता कैसा है? बैग पाइपर जैसा। कैसा होता है? बैग पाइपर जैसा। ठीक है, राजस्थान में इसका वादन कौन करते हैं? तो भेरू जी के पोपे। कौन बजाते हैं इसको? भेरू जी के भोपो द्वारा उपयोग में लिया जाता है। डन। अगला जो वाद्य यंत्र है जो कि उस तरफ में ये जो फोटो लगा रखा है यहां पर, इस वाद्य यंत्र को आप देखते ही पहचान गए होंगे कि सर ये वाद्य यंत्र तो हमने फिल्मों और टीवी सीरियल में बहुत देखा है, जो कि किससे संबंधित होते? नागिन से। किससे संबंधित होते? नागिन से। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना कि ये है क्या? बीन। क्या है? बीन। बीन का एक और नाम होता है, वो नाम क्या होता है? पुंगी। क्या होता है? पुंगी। हम सभी जने जानते हैं कि इसको राजस्थान की कौन सी जनजाति बजाती है? तो वह कौन सी जाति है? कालबेलिया जाति। कौन सी जाति है? कालबेलिया जाति। ठीक है, कालबेलिया जाति द्वारा इसको उपयोग में लिया जाता है। दूसरा, यह घिया तुम्बे से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? घिया तुम्बे से निर्मित। डन। आप कहोगे कि सर ऊपर वाली लाइन है तो हमें सब समझ में आ गई, मगर घिया तुम्बा क्या होता है ये तो बताओ। तो घिया का मतलब होता है लौकी, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, लौकी की सब्जी अधिकांश कोई भी पसंद नहीं करता है। जब लौकी जो होती है, लौकी एकदम सूख जाती है तो वह आप देखना लकड़ी जैसा कठोर रूप धारण कर लेगी। ठीक है, उस कठोर जो वो लौकी जो सूख गई है, जो वो घिया सूख गया है, उसको फिर खोखला किया जाता है, उसमें ये नलिया लगा के कौन सा वाद्य यंत्र बना दिया जाता है? तो बीन। क्या बना दिया जाता है? बीन। तो घिया तुम्बे से राजस्थान का कौन सा वाद्य यंत्र निर्मित होता है? तो कौन सा है वो? बीन। कौन सा है? बीन। क्लियर है? ठीक है, चलो। इस वाद्य यंत्र का नाम है कर्णा वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? कर्णा वाद्य यंत्र। इस वाद्य यंत्र की लगभग लंबाई होती है लगभग 7 से 8 फुट लंबाई। और आप कह सकते हो कि भाई राजस्थान का सबसे लंबा वाद्य यंत्र अगर कोई सा है तो वो कौन सा है? कर्णा। कौन सा है? कर्णा। क्लियर है? ये जो वाद्य यंत्र है, इस वाद्य यंत्र का नाम है सिंगी। क्या नाम है? सिंगी। सिंगी वाद्य यंत्र। ठीक है, अब इसका नाम सिंगी क्यों है? क्योंकि ये कैसा दिख रहा है? सिंग के जैसा। ठीक है, तुरही। इस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? तुरही। सिंपल सा, तरोई की सब्जी अगर खाई हो तो तरोई की आकृति का है, इस कारण वो जिसका नाम क्या रखा गया? तुरही। यहां से अगर आपके कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन ये आएगा कि सिंगी और तुरही वाद्य यंत्र किससे निर्मित होते हैं? तो ये निर्मित होते हैं पित्तल से। किससे निर्मित होते हैं? पित्तल से। किससे निर्मित? पित्तल से निर्मित। क्लियर है? और सुनिएगा, पीतल से निर्मित एक और वाद्य यंत्र है जिसका नाम है नागफणी। क्या नाम है? नागफणी। नाग जैसी आकृति का होता है, इस कारण इसका नाम क्या है? नागफणी। ठीक है, एक वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम है बाकिया। क्या नाम है? बाकिया। क्या नाम है? बाकिया। अपने राजस्थानी भाषा में कोई भी चीज अगर मुड़ी हुई हो तो उसको क्या कहते हैं? बाका। क्या कहते हैं? बाका। तो ये इस प्रकार का वाद्य यंत्र दो जगह से बाका हो रखा है, इसलिए इसका नाम ही क्या है? बाकिया। क्या नाम है? बाकिया। बाकिया भी किससे बना हुआ होता है? तो पित्तल से। किससे बना हुआ होता है? पित्तल से। क्लियर है? एक और वाद्य यंत्र है जिसका नाम है भुंगड़। क्या नाम है?
बुंगल। क्या नाम है? बुंगल। राजा महाराजा के अगर आपने सीरियल देखे हो तो उसमें जब राजा पधारता है तो वो फिर कहा जाता है कि महाराज पधार रहे हैं। फिर एक जो सैनिक होता है वो एक इस प्रकार का कोई वाद्य यंत्र होता है जिसको जोर से बजाता है, उसको कहते हैं बुंगल। क्या कहते हैं? बुंगल। बुंगल को मुख्यतः युद्ध के मैदान में बजाया जाता है। कहाँ पे बजाया जाता है? युद्ध के मैदान में, समर के मैदानों में बजाया जाता। इस कारणवश बुंगल का अन्य नाम क्या है? रणभेरी। क्या नाम है? रणभेरी। ठीक है, तो बुंगल का अन्य नाम क्या होता है? तो रणभेरी। ठीक है, ये इतने वाद्य यंत्र किससे बने हुए होते? तो पीतल से निर्मित। ठीक है, यहां पर आप एक व्यक्ति को देख सकते हैं, इनका नाम सबसे पहले मैं बता दूं तो इनका नाम है कर्णाजी भील। क्या नाम है? कर्णाजी भील। ठीक है, कर्णाजी भील द्वारा एक वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है और इस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? तो इस वाद्य यंत्र का नाम है नड़। क्या नाम है? नड़। क्या नाम है? नड़। 2-2.5 फीट लंबी एक, जनरली क्यों कभी आप मेले में जाओ तो छोटे बच्चों को जो पुपाड़ियाँ नहीं दिलाई जाती 20-30 रुपए की आती, उन्हीं पुपाड़ियों को आप थोड़ा सा बड़ा कर दो तो फिर क्या बन जाएगी? नड़ बन जाएगी। लकड़ी से निर्मित होती है और बहुत प्यारा वाद्य यंत्र, जिसको बजाने में पारंगत कौन थे? तो उनका नाम था कर्णाजी भील। कौन थे? कर्णाजी भील। ठीक है, उसके बाद में ये चीज आप सभी जने जानते हो, इसको क्या कहते हैं? शंख। क्या कहते हैं? शंख। जब समुद्र मंथन किया गया, क्या किया गया? समुद्र मंथन किया गया तो वहां पर अमृत के साथ में और भी बहुत सी चीजें प्रकट हुई थी और उसी में से एक क्या था? शंख। क्या था? शंख। क्या था? शंख। ठीक है, अब यहां से एक चीज आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। श्री कृष्ण के शंख का नाम, किसके शंख का नाम? श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था? तो ये नाम था पांचजन्य शंख। कौन सा शंख? पांचजन्य शंख। ये किनका शंख था? तो श्री कृष्ण का। किनका शंख था? श्री कृष्ण का। डन। उसके बाद में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम सुनना। एक तो है तारपी। कौन सा वाद्य यंत्र है? तारपी। ठीक है, तारपी वाद्य यंत्र याद रखना, एक ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि किस जनजाति से संबंधित है? तो तारपी वाद्य यंत्र का संबंध कथोड़ी जनजाति से है। कौन सी जनजाति से है? कथोड़ी जनजाति से। क्लियर है? उसके बाद में एक और वाद्य यंत्र है जिसका केवल और केवल आपको नाम ही याद रखना है और इसका नाम क्या है? गुरालिया वाद्य यंत्र। यह कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर। क्लियर है? उसके बाद में एक और वाद्य यंत्र है जिसका नाम है सुरनाई। क्या नाम है? सुरनाई। क्या नाम है? सुरनाई। आपको सुरनाई के कलाकार का नाम याद रखना है कि प्रसिद्ध सुरनाई वादक कौन है? तो इनका नाम है पेपे खान। क्या नाम है? पेपे खान। और ये कौन सी संगीत जाति से है? तो मांगणियार। कौन सी जाति से है? मांगणियार जाति। क्लियर है? उसके बाद में एक और सुशीर वाद्य यंत्र आता है जिसका नाम है सतारा। क्या नाम है? सतारा। अब आप कहोगे कि सर यार ये शायद हमें लगता है कि आपने गलत लिखा होगा, क्योंकि कल ही आपने पढ़ाया था कि एक तारा, दो तारा, चौतारा, ये जिनके भी पीछे तारा 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 आ रहा था ये समझ तो सर आपने बताया था कि कौन से वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र। तो आप सतारा को भी तत् में क्यों नहीं लिखवा रहे हो? क्योंकि सतारा वाद्य यंत्र तत् वाद्य यंत्र है ही नहीं। ठीक है, तो जो सतारा वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र? सतारा वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर। ध्यान पूर्वक समझना, इस वाद्य यंत्र में 3 वाद्य यंत्रों की क्या है? विशेषता। क्या है? विशेषता। अल्फाबेट सबने पढ़ा होगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। समझना, ए फॉर अलगोजा। क्या? अलगोजा। बी फॉर बांसुरी, सी फॉर शहनाई। डन।
इन तीनों वाद्य यंत्रों की जो विशेषताएं हैं, ये किस वाद्य यंत्र में है? तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है? सतारा। कौन सा वाद्य यंत्र है? सतारा। क्लियर है? तो इसी के साथ में जो आपके मुख्य जो वाद्य यंत्र थे वो समस्त क्या होते हैं? खत्म। क्लियर है? थैंक यू।